अच्छा जी, तो अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। अच्छा भाई देखो, लास्ट क्लास से हमारी डिस्कशन क्या हुई हुई है। हमने आपके साथ ये जो कॉस्ट यूनिट्स एंड क्लासिफिकेशन का चैप्टर था ये किया खत्म। ठीक है, ये चैप्टर आप सबका बिल्कुल हमने जो है वो एंड कर दिया। ठीक है। अच्छा बेटा, कॉस्ट यूनिट्स क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर हमारा एंड हुआ है ना, इस चैप्टर के अंदर हमारी डिस्कशन क्या रही है। ठीक है, क्विकली जो है मैं इस डिस्कशन को रिकैप करता हूं कि हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस क्या किया। ठीक है, ये चैप्टर हमारा सबसे पहले स्टार्ट हुआ था डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक इंटरनल वर्ल्ड, एक एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक लॉ रिक्वायरमेंट, एक लॉ रिक्वायरमेंट नहीं, एक का फॉर्मेट स्टैंडर्ड बता रहा है, एक का फॉर्मेट स्टैंडर्ड नहीं बता रहा, एक सिर्फ मॉनेटरी, एक मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी है, वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, फिर हमने आपको बताया कि यार कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, उसको हमने कॉस्ट का। फिर हमने कहा कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। आपको बताया माल जो भी है वो मटेरियल है। ठीक है, इसके अलावा जो भी मजदूर है वो लेबर है, और इसके अलावा अगर कोई चीज है तो वो एक्सपेंस है। देन आपको बताया डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो एक यूनिट पे आ रही है उसी पे स्प्रेड हो, डायरेक्ट है। बहुत सारों पे आ रही है, बहुत सारों पे स्प्रेड हो, तो वो इनडायरेक्ट। ठीक है। देन उसके बाद हमने इसमें आपके साथ डिस्कशन किया प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल को प्राइम कॉस्ट का, इनडायरेक्ट कॉस्ट के टोटल को क्या का, ओवरहेड्स का। ठीक है। अच्छा, फिर हमारी डिस्कशन हुई इसमें कि यार आपके पास मटेरियल डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, लेबर डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, और एक्सपेंस डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो एक यूनिट पे आ रहा है उसी पे स्प्रेड करो डायरेक्ट, बहुत सारों पे आ रहा है बहुत सारों पे स्प्रेड करो इनडायरेक्ट है। मजदूर एक यूनिट पे काम कर रहा है उसी पे स्प्रेड कर दो डायरेक्ट, बहुत सारों पे आ रहा है बहुत सारों पे स्प्रेड कर दो इनडायरेक्ट। और एक्सपेंस अगर डायरेक्ट है, एक यूनिट पे आ रहा है बहुत सारों पे स्प्रेड करना है, इनडायरेक्ट। ठीक है। देन हमने आपको बताया कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट। कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, सेम रहती है, फिक्स कॉस्ट बदलती रहती है, वेरिएबल कॉस्ट मिक्स्ड है, सेमी वेरिएबल, और अगर सीडी है तो स्टेप। ग्राफ्स बताया आपको। ठीक है। फिर आपको बताया गया फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कि इनका नेचर पर यूनिट में उल्टा होता है। फिक्स कॉस्ट टोटल में कांस्टेंट रहती है, पर यूनिट में बदलती है, गिरती है। वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज होती है, पर यूनिट में कांस्टेंट रहती है। ठीक है। फिर हमने आपको इनको सेपरेट करने का तरीकेकार बताया थ्रू हाइलो मेथड, और हाइलो मेथड में आपको विद स्टेप फिक्स कॉस्ट भी पढ़ाया गया, जिसकी लास्ट क्लास में भी प्रिपरेशन हुई। ठीक है। और चैप्टर कंक्लूड किया विद द नेम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिधर सारे खर्चे रिकॉर्ड हुए। अच्छा देखो, मैंने तो आपको पढ़ा दिया, लेकिन अब एक एवैल्यूएशन, यार आपने सीखा क्या है मेरे से। आप एग्जाम क्वेश्चंस आंसर कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कुछ रिवीजन किट्स के क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है, आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। ठीक है, आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको मैंने पढ़ाया कैसे है या आपने मेरे से सीखा क्या। ठीक है ना। तो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक हैंडआउट आ रहा है। ठीक है ना, ठीक है, मैंने भेज दिया हैंडआउट आप दोनों। अच्छा, अब है ना इस हैंडआउट में आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, लेकिन ये देख रहे हो मैंने स्क्रीन पे लिखा है लीव दीज। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी आपने पढ़े नहीं है और वो मिक्स्ड हैं दूसरे चैप्टर्स के। ठीक है, तो वो आप लीव कर दीजिएगा, मैं उनके नंबर इधर लिख रहा हूं। अच्छा, ये लीव दीज के अलावा जो है ना, वो आपने बाकी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। इसके एंड पे ना आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, कितना परसेंट आपका स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो आप इस हैंडआउट को जरा स्टार्ट कर दें प्लीज।
अच्छा जी, अब आखिरी मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर हम इसके आंसर स्टार्ट करना शुरू करेंगे। 3 बच्चों का मुझे अभी तक मैसेज आया कि उनका हो गया। जिन जिनका होता रहे वो जरा फिर अपडेट करते रहें, ठीक है?
चले जी, तो आई थिंक अब मेजॉरिटी लोग कर चुके हैं, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहले जरा चैट में दो तीन बातें आई हैं, अगेन पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो वो आप जरा सुन लें। देखें, एक चीज का ख्याल रखिएगा कि एक बच्चे का मैसेज है, मुझे 3-4 सवालात में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहली बात तो ये भाई, अभी आप देखें, आपने बगैर प्रिपरेशन के, मतलब मैंने आपको ये जो समझे किट के क्वेश्चंस दिए, ये आप कोई क्लास से थोड़ी देर पहले, एक दिन पहले पढ़ के थोड़ी आए थे। वो तो पिछले 2 हफ्ते का काम है, और अचानक से मैंने कहा हम अपना टेस्ट खुद लेते हैं। क्या है, जाहिर आप एग्जाम में जाएंगे, प्रिपरेशन करके जाएंगे, तो आप बगैर प्रिपरेशन के आ गए, तो आप एंड में स्कोर चेक कीजिएगा करेक्ट आंसर्स का। ठीक है ना, तो आपका अगर 70% से ऊपर स्कोर है ना, तो आप जीते हैं भाई। 70% से ऊपर स्कोर है, एक मिसाल के तौर पर आपने 20 सवाल सॉल्व किए, 14 सही है ना, आप जीते हैं बिल्कुल। ठीक है, और उससे अच्छा स्कोर है तो आप जो है वो दुम वाले जीते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि 2 मैसेजेस आए हुए, सर प्लीज जल्दी स्टार्ट कर दें, सर प्लीज जल्दी स्टार्ट कर दें, और ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले कर दिया था। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप अकेले नहीं पढ़ रहे। ठीक है, क्लास में 30 लोग हैं, अकेले नहीं पढ़ रहे। जिसने सबसे पहले कर दिया सॉल्व, वो चाहता है जल्दी स्टार्ट हो जाए। ऐसे नहीं करूंगा भाई मैं, जब मेजोरिटी कर लेगी उसके बाद वो, वरना आप एक काम करें, आप 30 लोगों की फीस पे करें मुझे। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको अलग बैठ के पढ़ाऊंगा और आपकी स्पीड से। ठीक है, तो जाहिर है ऐसा हो नहीं सकता मेरे ख्याल में, कोई भी बंदा 30 लोगों की फीस एक साथ नहीं भरेगा। तो इसलिए जरा पेशेंटली चले, हमें जल्दी किसी चीज की नहीं है यार, किसी चीज की जल्दी नहीं है। क्या हुआ, एक क्लास लेट कोर्स खत्म हो जाएगा, फीस तो अच्छी आ जाएगी ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। 5-5 सवालात के आंसर्स तो मैं बताता हूँ, फिर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछते रहना। 45 विच कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट। तो आप जानते हो प्राइम कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट। तो 45 का आंसर सी होगा। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है बेटा, अ कॉस्ट दैट कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, 47 विच ऑफ द कॉस्ट लिस्टेड बिलो इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। ठीक है, इंश्योरेंस, जो हमें हर साल गाड़ियों का प्रीमियम देना होता है इंश्योरेंस कंपनीज को, फिक्स्ड होता है। रेट्स, रेट्स एक और नाम है रेंट का, रेट्स एक और नाम है रेंट का। डेप्रिसिएशन, ये भी एक सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस ही होती है। ठीक है, हाँ, आपको अगर डेप्रिसिएशन का मीनिंग नहीं भी पता था, ये वैसे आप FA1 में पढ़ेंगे भी थोड़ा सा आगे जाके, अभी नहीं भी पता था ना, तो भी मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, मैंने आपको बार बार पढ़ाया, मटेरियल फिक्स नहीं हो सकता। ज्यादा खरीदोगे ज्यादा कॉस्ट, कम खरीदोगे कम कॉस्ट हो। इसका आंसर डी है। ठीक है, 48 which costs are included within a production overheads। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्या इनको प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहते हैं, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज। का आंसर बी है। ठीक है, which of the following best describes a direct cost। डेफिनेशन बताई थी BPP की, मतलब बाद में समझाया था, डेफिनेशन समझाई थी, बी आंसर है इसका। ठीक है, 50 करने को मना किया मैंने आपको। 51 a factory makes wooden chairs, which of the following items would be most likely to behave as a step cost। अच्छा, आप वुडन चेयर्स बनाते हो ना, तो वुड जो है उसमें वो तो मटेरियल है, वुड तो मटेरियल है। ठीक है, हीटिंग लाइटिंग, आपको पता है ना, हीटिंग लाइटिंग भी जैसे जैसे ज्यादा क्लासेस ली जाएंगी तो वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, स्टेपल्स, स्टेपल्स भी माल है, मटेरियल है। फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरीज, क्या सुपरवाइजर सैलरीज फिक्स कॉस्ट होती हैं? इन चारों में फिक्स कॉस्ट एक ही है, स्टेप कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट एक ही बात होती है ना। तो सुपरवाइजर सैलरीज फिक्स है, बाकी सब फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। बी आंसर होगा, और सुपरवाइजर सैलरीज भी 1 साल तक कांस्टेंट रहती है, फिर हर साल उसको इंक्रीमेंट देना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। अब तुम जरा सुकून से ये 6 सवाल देख लो, कोई क्वेरी है तो पूछो, 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं।
46 और 49। अवैस आप मुझसे पूछ रहे हैं 46 का आंसर सी है ना, तो मेरी जान ये क्या लिखा हुआ है ये देखो, पप्पी देके समझाऊं आपको क्या गाल पे सामने लिखा हुआ है यार। अच्छा 49 का ए निम्रा पूछ रही है, एक मिनट जरा देखूं। 49 निम्रा, मैंने आपको ऐसी तो कोई डेफिनेशन लिखवाई नहीं है 49 की, डायरेक्ट कॉस्ट के कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स बजट होल्डर। मैंने तो कहा था वो कॉस्ट व्हिच कैन बी ट्रेस्ड इन फुल टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट। तो हमने तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाई है, 49 की दी है। अच्छा 51 का बेटा देखो, कौन सी स्टेप फिक्स कॉस्ट है? स्टेप कॉस्ट या स्टेप फिक्स कॉस्ट में फिक्स कंपोनेंट आना चाहिए। वुड स्टेपल्स ये सब वेरिएबल होते हैं, ठीक है, मटेरियल होता है ये सब, ठीक है। हीटिंग लाइटिंग ये भी जितने आप काम करोगे, हीटिंग कॉस्ट, लाइटिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बढ़ेगी। हाँ सैलरीज एक फिक्स कॉस्ट होती है और जाहिर है वो एक रेंज तक फिक्स होती है, उसके ऊपर उनमें स्टेप आ जाता है, ठीक है। स्टेपल्स स्टेपल्स बेटा मटेरियल होता है ना, और मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट थोड़ी होती है। स्टेप कॉस्ट स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है, उसमें फिक्स होना जरूरी है। फोर्टी सेवन में कौन सा फिक्स कॉस्ट नहीं है सुफियान? तो बेटा मटेरियल मैंने आपको बताया था ना, मटेरियल वेरिएबल होता है, मटेरियल फिक्स नहीं होता। तो 47 पूछ रहे हैं विच ऑफ द कॉस्ट लिस्टेड बिलो इज नॉट अ फिक्स कॉस्ट। तो मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट नहीं, इसलिए डी आंसर दिया। 52 बच्चों वाला सवाल। ये ग्राफ कौन सी कॉस्ट का ग्राफ है भाई, जानते हो? वेरिएबल कॉस्ट का। बी। 54 स्क्वायर मीटर एक्टिविटी दी हुई है, ओवरहेड्स दिए हुए हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स 21675 है, ओवरहेड कॉस्ट बताएं 16200 स्क्वायर मीटर्स पे। हाइलो मेथड लगा दोगे, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। कितने यूनिट्स का निकालने? 16200, 21675 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5857390। 4.1 888095 54 का बी। 55 56 देख लो। फॉलोइंग डेटा रिलेट टू आउटपुट लेवल्स, दो आउटपुट लेवल्स दिए हुए हैं, दो कॉस्ट दी हुई है। फिक्स्ड ओवरहेड्स पूछ रहा है, हाई लो लगा दो, पहले वेरिएबल निकालोगे। साढ़े तीन मना वेरिएबल,
187,000, ठीक है। और 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस वो होता है जो ना मटेरियल हो ना लेबर हो, ठीक है। तो आपके पास जो है मटेरियल यूज्ड, ये तो मटेरियल है भाई, तो मटेरियल यूज्ड मटेरियल है, ठीक है ना। पावर हो गया और डेप्रिसिएशन या इंश्योरेंस, ये इनडायरेक्ट है। पावर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बता था ना, सब पे स्प्रेड होगी, इनडायरेक्ट है। ये डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस वगैरह ये भी सब पे स्प्रेड होगा, एक यूनिट की वजह थोड़ी यार इनडायरेक्ट है। तो ये स्पेशल टूल्स जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। लाइक आपने मिसाल के तौर पे कोई नट लगा दिया, स्पेशल टूल, कोई स्क्रू ड्राइवर ले आए, ठीक है, कोई हथौड़ी ले आए, ये मटेरियल नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर नहीं लग रहा, ठीक है, ये एक्सपेंस है इनडायरेक्ट। इनको देख लो बेटा, कोई परेशानी है तो पूछ लो इसमें। मेन टाइटल बता दें वो क्या रखना है। खोलेगा। हसन आरिफ, ये जो आप 55 की बात कर रहे हैं बेटा, हमने सिर्फ 55 में हाइलो लगाया, तो आपने हाइलो की क्लास नहीं ली क्या? क्योंकि 55 तो सबसे इजी क्वेश्चन है।
जी अहमद जी मिल गया सर मैसेज। चलिए ओके जी ओके बहुत बहुत शुक्रिया। ओके वापस। अच्छा जी 57 hockey scale manufactures hockey sticks. Summary of some costs: wood used, rubber covers, depreciation, power, salary, labor. Oil and grease, telephone, insurance, supervisory of labor. Which of the above items would be classified as production overheads? अच्छा कौन से production overheads हैं? अच्छा production overheads का मतलब क्या है? कौन सी indirect costs? भाई overhead ना, सी indirect costs, ठीक है? और वो indirect costs जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन से। बात सुनो, वो प्रोडक्शन ओवरहेड पूछ रहा है। ओवरहेड मींस इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऐसी इनडायरेक्ट कॉस्ट जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन से। तो पहले तो जरा इनडायरेक्ट कॉस्ट ढूंढ लो भाई। वुड यूज्ड, बेटा हॉकी स्टिक बन रही है, वुड डायरेक्ट मटेरियल है। रबड़ कवर्स फॉर हैंडल, हॉकी स्टिक देखिए कभी, उस पर जो रबड़ लग रहा है मटेरियल डायरेक्ट है भाई। डेप्रिसिएशन, पावर, ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। मैनेजर सैलरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। लेबर एंड असेंबली डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट का मतलब है जहां प्रोडक्ट बन रही होती है, असेंबल हो रही होती है, वो भी डायरेक्ट लेबर है, प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है ना। ऑयल एंड ग्रीसेस, ठीक है, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि ऑयल और ग्रीस की कॉस्ट जो है वो सब पे स्प्रेड होगी, एक पे थोड़ी होगी, ठीक है। टेलीफोन एंड पोस्टेज इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, वो भी सब पे स्प्रेड होगी प्लांट की। और सुपरवाइजरी लेबर, जो सुपरवाइज कर रहा है, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। अब देखो, पता है क्या, मैं तुम्हें एक टेक्निक बता रहा हूं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एड्रेस करने की टेक्निक सुनो। टेक्निक सुनना भाई। देखो, कुछ चीजों पे बंदे को होता है 100% कॉन्फिडेंस, और कुछ चीजों पे 100% कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है। बेटा जरा ये टी 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 बजाना बंद करो, 2 मिनट सुनो जरा मेरी बात। मैं अब बता रहा हूँ ना आपको। अब आप पूछ रहे हो डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट कैसे होगी, तो मुझे आप बताने तो दो। बार बार आप मैसेज करोगे तो आप समझोगे कैसे? देखो, इन क्वेश्चंस को आंसर करने की टेक्निक सुनो। कुछ चीजों पे इंसान को कॉन्फिडेंस होता है और कुछ पे कच्चा होता है। वो कुछ पे कॉन्फिडेंस होता है और कुछ में कच्चा होता है। वुड यूज्ड एज रॉ मटेरियल, बेटा वुड जो है, हॉकी स्टिक पे जो वुड लग रहा है हर हाल में प्रोडक्ट के ऊपर लग रहा है, डायरेक्ट मटेरियल है, तो ए तो आंसर हो ही नहीं सकता मेरी जान। बेटा वुड, हॉकी स्टिक में वुड लग रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर लग रहा है, डायरेक्ट मटेरियल, आंसर हो ही नहीं सकता, ए तो हो ही नहीं सकता। सब कॉन्फिडेंट हो गए तुम लोग, सब ए नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। तो अब जरा ऑप्शन में जाके देखो, ए इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, डायरेक्ट है वुड। तो बेटा इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। ना ऑप्शन ए आंसर है ना ऑप्शन डी आंसर है, क्योंकि ऑप्शन ए और डी दोनों में पॉइंट ए आ रहा है। ए वुड यूज लकड़ी, यार लकड़ी हॉकी स्टिक में डायरेक्ट मटेरियल होती है, वो ओवरहेड इनडायरेक्ट कैसे होगी? तो ए तो आंसर हो ही नहीं सकता, इसलिए आप ए को तो हटा दो और डी को भी हटा दो, दोनों में पॉइंट ए आ रहा है, ठीक है। अच्छा,
फिर एक और चीज पे तुम सबका कॉन्फिडेंस है, टेलीफोन एंड पोस्टेज। क्या टेलीफोन एंड पोस्टेज प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट है? नहीं, मैंने कहा था ना, एडमिन, सेलिंग, मार्केटिंग, टेलीफोन, पोस्ट करना, ये सब नॉन प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन नहीं है। तो एच बी इसका आंसर नहीं हो सकता बेटा। जब एच बी नहीं हो सकता ना, तो ऑप्शन सी भी बेकार हो गया, क्योंकि ऑप्शन सी में एच आ रहा है, एच आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, टेलीफोन पोस्टेज नॉन प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन पूछ रहा है, एच भी आंसर नहीं हो सकता। अब बताओ, जब ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, एच सी नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर पता है 57 का क्या होगा? बी। तुम ये टेक्निक समझो, ये टेक्निक तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तब पता है कैसे क्या होगा इससे फायदा? तुम्हें सारे समझ नहीं भी आ रहे ना, तो भी टेंशन नहीं है। तुम सिर्फ वुड पे कॉन्फिडेंट रहो कि यार वो मटेरियल डायरेक्ट है यार, प्रोडक्ट के ऊपर लग रहा है, तो यार वो ओवरहेड नहीं हो सकता। ना ए आंसर है ना डी आंसर है। टेलीफोन एंड पोस्टेज नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो नॉन प्रोडक्शन भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी अब जो भी बते वो इनडायरेक्ट है। डेप्रिसिएशन यानी कि सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस। सुफियान, इंश्योरेंस तमाम यूनिट्स पे स्प्रेड होगी। आप फैक्ट्री की इंश्योरेंस कराओगे ना 1 लाख रुपए की, तो सब पे स्प्रेड होगी बेटा, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट ही है। $58. A small engineering company that makes generators specifically to customers' own designs has had to purchase some special tools. The tools will have no use after work has been completed, will be scrapped. बेटा, एक जनरेटर मेकिंग कंपनी को कुछ टूल्स खरीदने पड़े। कौन सी कॉस्ट है बेटा? जब आप टूल्स खरीदोगे एक स्पेशल जॉब ऑफ कस्टमर के लिए, तो क्या वो माल है? नहीं, माल तो वो है जो जनरेटर में लग रहा है। क्या टूल्स मजदूर है? नहीं, ना वो मटेरियल है ना वो लेबर है, तो वो क्या होगा? एक्सपेंस होगा। कौन सा एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वो इसी पर्टिकुलर जनरेटर के लिए लिया गया है, स्प्रेड भी इसी पे होगा। सिक्सटी फाइव पे आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज सेम। नहीं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं होती। 65 देखो सब जरा, 4-5 सवाल होने दो, फिर तुम्हारे को क्वेरीज का पूछूंगा। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज सेम नहीं, फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम होती है, पर यूनिट में तो सेम नहीं होती। द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीजेस। The fixed cost per unit falls as output increases at a declining rate. The fixed cost per unit fall as output increases at an increasing rate. ठीक है, अब तो मैं पता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिरती है, सेम तो नहीं रहती। ठीक है सर, कौन से रेट पे? एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं जो अपनी कराई थी, सुन लेना। जनवरी में रेंट फिक्स कॉस्ट आई 10,000, 1000 यूनिट्स बने, पर यूनिट 10। फरवरी में 2000 यूनिट्स बने, रेंट तो फिर भी 10,000 देना है ना, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हो गई 5। और मार्च में 5000 यूनिट्स बने, या चलो 3000 यूनिट्स बने, रेंट तब भी 10,000 ही देना है, तो पर यूनिट। तो क्या फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फॉल कर रही है? तभी तो यही चार्ट बनाया था, ये गिर रही है। किस रेट पे गिर रही है? एट एन इंक्रीजिंग रेट। नहीं भाई, इंक्रीज कहां हो रहा है? एट ए डिक्रीजिंग रेट। यस, कांस्टेंट रेट भी नहीं है ना, 5 से 1.6 हो गया, कांस्टेंट रेट भी नहीं है ना, तो ये डिक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट पे। करेक्ट आंसर सी है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीजेस एट अ डिक्लाइनिंग रेट। ठीक है। 66, which of the following is most likely to be treated as indirect cost by a house builder? हाउस बिल्डर किस चीज को इनडायरेक्ट कॉस्ट मानेगा बेटा? इलेक्ट्रिसिटी केबल घर में लग रही है, ब्रिक्स उसी घर में लग रही है, एक ही घर में ब्रिक्स लग रही है, विंडोज एक ही घर में लग रही है, केबल्स एक ही घर में लग रही है। स्क्रूज और नेल्स एक घर में थोड़ी इस्तेमाल होंगे। आप जो स्क्रूज और नेल्स लगा रहे हो, वो जाहिर सी बात है वो बहुत सारे घरों में इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट है। 66। 7. A travel company offers holidays to a range of destinations which it advertises in a single brochure. Customers are transported to their destination in flights. With each holiday destination, company offers accommodation ranging from 2-star to 5-star hotels. Company measures profitability of hotels to each destination. Which of the following would be direct cost of a holiday?
बेटा डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होंगी? एयर चार्टर फ्लाइट कॉस्ट, होटल एकोमोडेशन कॉस्ट और ब्रोशर प्रोडक्शन एंड प्रिंटिंग कॉस्ट। अब मुझे एक बात बताओ, जो फ्लाइट की कॉस्ट है क्या वो एक बंदे की वजह से आती है? फ्लाइट की कॉस्ट स्प्रेड भी उसी पे होगी, डायरेक्ट कॉस्ट है। होटल एकोमोडेशन कॉस्ट के एक बंदे की वजह से आती है, मैं रहूंगा मेरे ऊपर आएगी, स्प्रेड भी मेरे ऊपर होगी, डायरेक्ट कॉस्ट। ब्रोशर प्रिंटिंग कॉस्ट कंपनी की सिर्फ मेरी वजह से नहीं है, जो फ्लायर प्रिंट हुआ है कितने लोगों को बांटा गया है वो सबकी वजह से आएगी, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो वो जो डायरेक्ट कॉस्ट पूछ रहा है ना 67, उसका आंसर होगा सी, 2 एंड 3। और 68, व्हाट इज द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट? फुल प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या आता है देखो, 68, इसके बाद जरा पॉज ले रहा हूं ताकि तुम्हारे सवाल हो जाए। कह रहा है फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पढ़ा था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इससे क्या आ जाती है? प्राइम कॉस्ट, और उसमें ऐड करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है। फिर नॉन प्रोडक्शन ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट आती है। ठीक है, तो वो आपसे कह रहा है व्हाट इज द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो बेटा फुल प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या आई? प्राइम कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आई। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑप्शन बी हो गया। 66A, 67C और 68B, बाकी 57, 58, 65 के भी आंसर दें। इन 6 को भी सर्च कर लो, फिर आखिरी 7 सवाल को डिस्कस करके क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, फटाफट देख लो जरा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा 69 आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? सारी स्टेटमेंट्स मैंने पढ़ ली, एक ही स्टेटमेंट समझ में आ रही है जो आपको पढ़ाया था, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस। ठीक है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में गिरती है, ऊपर भी लिखा हुआ भी है, पर यूनिट में गिरती है आउटपुट बढ़ने पे। ठीक है, 69 का आंसर तुम्हें देना था सी। अच्छा 70 में बोलना भूल जाता, ये भी अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आप 70 छोड़ दो। ठीक है, 70 भी आपसे नहीं हो सकता। 71, which of the following cost would be classified as indirect cost? कौन सी indirect cost है? ठीक है, फ्लोर बिल्कुल डायरेक्ट कॉस्ट है ब्रेड लगाने में,
आइसिंग का केक, केक में जो आइस लग रही है वो भी बिल्कुल केक की कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है। वेजेस कॉस्ट ऑफ बेकर, बेकर मजदूर जो काम कर रहा है, डायरेक्ट लेबर है। डेप्रिसिएशन या इंश्योरेंस सब पे स्प्रेड होगी, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। 71 का आंसर डी होगा। और 72 देखो, कौन सा ग्राफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता रहा है, तो चार्ट 1 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता रहा है, तो मैं उसका ग्राफ पढ़ाया गया। ठीक है, आखिरी 3 सवाल पे आते हैं। 75, 77, 78। 75. A company produces electronic circuit boards. Each circuit board has a raw material cost of 60, labor cost 20. Company intends to produce 1000 circuit boards. Company must also pay rent 20,000, बिजनेस रेट्स, इंश्योरेंस 4000 और सैलरी 24,000। फिक्स कॉस्ट पूछ रहा है यार, अब ये बच्चों वाली बात है। फिक्स कॉस्ट जो हर हाल में आएगी आएगी। रेंट 20,000 फिक्स कॉस्ट है, इंश्योरेंस 4000, 24,000 हो गई, और 24,000 48,000। 75 का आंसर सी। 77, विच डिस्क्रिप्शन बेस्ट फिट्स द कॉस्ट कर्व बिलो। बेटा ये किसका ग्राफ है, पढ़ाया था तुम्हें? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, सी। और 78, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। कौन सा इनडायरेक्ट कॉस्ट है फर्नीचर वाले बंदे का? फैब्रिक, सीट में जो लग रहा है डायरेक्ट है। मेटल यूज फॉर लेग्स ऑफ द चेयर, लेग्स में जो मेटल लग रहा है वो भी प्रोडक्ट में लग रहा है। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट है। वुड यूज टू मेक फ्रेम ऑफ द चेयर, डायरेक्ट कॉस्ट है। स्टेपल्स टू फिट द फैब्रिक ऑफ द सीट ऑफ द चेयर, तो स्टेपल्स का जो डब्बा आएगा ना, वो एक चेयर पे नहीं, वो शायद बहुत सारी चेयर्स पे लगे, वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, अच्छा अब आंसर्स हो गए। ठीक है, आखिरी 2-3 मिनट। मेरे ख्याल में टोटल आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 सवाल किए हैं। ठीक है, 23 में से तुम्हारे कितने सही हुए हैं उसको काउंट करो। ठीक है, और जितने सही हुए हैं ना, जैसे लेट्स सपोज 23 में से आपके 20 सही हुए हैं, तो परसेंटेज निकाल के चेक करो। 20 सही हुए आउट ऑफ 23 इंटू 100। किसी के लेट्स सपोज 12 सही हुए हैं, तो 12 आउट ऑफ 23 इंटू 100। किसी की 70% से कम परसेंटेज आ रही है, तो जरा चैट बॉक्स में ऑनेस्टली बताएं भाई। ठीक है, नहीं ये देखो शाहजी, मैंने बेटा उर्दू में बात की है, मैंने इंग्लिश में नहीं बोला जो आपको समझ नहीं आ रही। मैंने कहा परसेंटेज अगर किसी की 70 से कम आ रही हो, आपके 15 सही हुए तो 15 डिवाइडेड बाय 23 टोटल थे इंटू 100, जरा परसेंटेज चेक करो। उर्दू में बोलो तो भी नहीं समझते भाई तुम लोग। एक स्टूडेंट के अभी तक परसेंटेज का मैसेज आया कि मेरी 70 से कम है। ठीक है, मैसेज में टाइप करो जिसकी 70% से कम आ रही है। 2 स्टूडेंट्स। 4 स्टूडेंट्स। 5 6 7 8 9
चलें जी, अब मैं क्लास खत्म करूं, मेरी बात सुन लीजिएगा जरा गौर से, ठीक है। 22 बच्चों ने क्लास ली है, ठीक है, 22 बच्चों ने क्लास ली है, सुनो। 9 स्टूडेंट्स की बिलो 70% है, ठीक है। अच्छा, और 13 स्टूडेंट्स की अबव 70% है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अबव 70% वाले ना, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छे जा रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एक मिनट, ये जो बिलो 70 वाले हैं ना, इसमें भी मैंने स्कोर देखे ना, एक बच्ची की 69%, एक की 66%, एक की 62% है, एक की 60% है, ठीक है। देखो पेपर के अंदर जो पासिंग मार्क्स है ना, पासिंग मार्क्स है 50%, तो फेल तो कोई भी नहीं हुआ, सब पास हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि 60 वाले बच्चे को भी कोई रोना थोड़ी है कि यार मैं फेल हो गया, 65 वाले बच्चे को रोना थोड़ी है फेल हो गया। मैंने तो टारगेट हायर सेट किया हुआ है कि हमें 70% चाहिए भाई, तो हम आपको 50% का ख्वाब नहीं दिखा रहे, हम आपको 70% का ख्वाब दिखा रहे हैं। तो जिनकी 70 से कम है पास तो वो हैं, लेकिन वो अपने क्वेश्चंस को एवेल्युएट करें कि वो फिक्स्ड वेरिएबल के क्वेश्चंस गलत हुए, उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत हुए हैं, और फिर वो उस क्लास की मुझसे रिकॉर्डिंग मांग के वापस देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, ठीक है जी। अब ये चैप्टर पे मजीद बात नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।